क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी का सबसे हसीन सफर किसी को मौत के सबसे करीब लेके जा सकता है। इंदौर का राजा रघुवंशी, जिसकी हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी और अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ वो मेघालय घूमने गया था। उसे क्या पता था कि जिसकी मांग में वो सिंदूर भर रहा है वही उसकी मौत की गवाह बन जाएगी। तो आज की कहानी है उस कहानी पर जो इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, हर न्यूज़ चैनल में सुर्खियों पे है, हर अखबार की हेडलाइन बनी हुई है। मैं आपको आज की इस कहानी में सारी चीज़ें बड़ी डीपली बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि राजा कौन था, उसका परिवार कहाँ से था। मैं बताऊंगा कि सोनम रघुवंशी जिससे राजा की शादी हुई थी वो कहाँ से है, उसका परिवार क्या करता है और आखिर इन दोनों की शादी किस प्रकार हुई, किस प्रकार ये लोग वहाँ घूमने गए और कैसे राजा रघुवंशी की मौत हुई। सारी कहानी मैं आपको आज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लगातार लाता रहूं और आप लोगों को वो वीडियो लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की यह कहानी, जो है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी। तो कहानी शुरू होती है राजा रघुवंशी के घर से। राजा रघुवंशी जो एक संयुक्त परिवार का सबसे छोटा बेटा है और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जो इसके पारिवारिक बिजनेस में शामिल है उसे संभालता है, उसके अकाउंट डिपार्टमेंट को संभालता है, जिसमें ये लोग स्कूल और कोचिंग्स को बसें प्रोवाइड करवाते हैं और इंदौर में एक अच्छा खासा नाम बना चुके हैं। तो वहीं सोनम रघुवंशी का परिवार प्लाईवुड की फैक्ट्री चलाता है। एक भाई जिसकी शादी हो चुकी है और बच्चा भी है। वहीं माँ बाप सभी मिलकर इस फैक्ट्री को चलाते हैं और सोनम उसके सभी डिपार्टमेंट को संभालती थी। फिर शुरू होती है इनके विवाह की कहानी। युवक युवती परिचय पुस्तिका में इन दोनों का नाम डलता है। परिवार को शादी की टेंशन होने लगी थी कि दोनों की शादियां करवानी हैं। दोनों के परिवार पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जब इस पुस्तक में इनका नाम आता है तो लड़की का परिवार राजा की प्रोफाइल देखता है और राजा की प्रोफाइल उन्हें इतनी पसंद आती है कि वो तुरंत राजा के परिवार से फ़ोन पर बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को मिलने को तैयार हो जाते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे को मिलते हैं और इनकी शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। जिस दिन ये लोग एक दूसरे को मिलते हैं उस दिन 1 अक्टूबर 2024 की तारीख थी और सोनम और राजा का परिवार इन दोनों की शादी तय कर देता है और शादी की सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। परिवार लगातार शादियों में जुट जाता है। अब यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक ज़माना था जब परिवार शादी से पहले बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करता था, सारी चीज़ें जानता था। लड़का और लड़की के परिवार एक दूसरे के बारे में जानते थे और उस लड़का या लड़की के बारे में जानते थे जिससे वो अपने बेटा या बेटी की शादी करने जा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में परिवार सिर्फ पुस्तकों में, परिचय सम्मेलनों में अपनी शादियों की इतने बड़े डिसीजन ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को दोबारा से। दोनों के परिवारों में खुशियों का माहौल था। दोनों के परिवार इनकी शादी को लेकर बहुत खुश थे। फिर करीब आती है वो डेट जिस दिन इन दोनों की शादी होनी थी, 11 मई 2025, जिस दिन इन दोनों की शादी हुई और दोनों अब हनीमून की प्लानिंग करने लगी। सोनम और राजा दोनों हनीमून की जब प्लानिंग कर रहे थे तो दोनों में इस बात को लेकर भी बहस हुई कि वो होटल का एक नॉर्मल कमरा ले लेते हैं। सोनम का कहना था कि इतने पैसे क्यों खर्च करने, क्यों एक लॉन्च को लेना, एक नॉर्मल कमरा लेते हैं और इतने पास की जो ट्रिप है वो क्यों बनाई, कहीं दूर चलते, यहाँ इतना एक्सपेंस इस तरीके से किया, यहाँ ना करके कहीं अच्छी जगह इतना एक्सपेंस करते। आमतौर पर ऐसी बहसें घरों में दिखती रहती हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि आगे जो होने वाला था वो
एक सोची समझी साजिश के तहत होने वाला था। अब डेट आती है दोनों के हनीमून पे जाने की, 20 मई 2025, जिस दिन ये दोनों मेघालय की इस ट्रिप पर, इस हनीमून ट्रिप पर निकल जाते हैं। दोनों जब हनीमून ट्रिप पर निकलते हैं तो बहुत खुश नजर आते हैं। 20 मई को घर से निकलने के बाद वहाँ आराम करते हैं और फिर 22 मई को सोरहा एक नाम की जगह जो मेघालय में मौजूद है, वहाँ की दोनों यात्रा करते हैं, वहाँ घूमते हैं और वहीं से 4 दिनों के लिए एक बाइक रेंट पर ले लेते हैं। अब शुरू होती है इनकी बाइक पर घूमने की कहानी। उसके बाद 22 मई को दोनों मालवा खेत नामक जगह पर घूमते हैं और वहीं से डबल ट्रैकर पुल की ओर निकल जाते हैं। 23 मई को गोल्डन पॉइंट ढाबे के पास से पुलिस को ये सूचना मिलती है कि एक लावारिस बाइक कल से ही यहाँ खड़ी है और कोई भी इसे लेने नहीं आता। पुलिस जब उस बाइक के पास पहुँचती है, उस बाइक को देखती है तो उसे बाइक को अपने साथ लेकर चली जाती है। उसके बाद 24 मई को दोनों का अपने परिवार से हर तरीके से जो संपर्क है वो टूट जाता है। आखिरी बात सोनम की अपनी सास से 23 मई को हुई थी। 23 मई को उसने अपनी सास को बताया कि उसका आज एकादशी का व्रत है और वो इस यात्रा के लिए अपने व्रत को नहीं छोड़ सकती। वो अपने व्रत को इसी तरीके से करेगी और इस यात्रा में आगे बढ़ेगी। मैं आपको सुनाता हूँ उस रिकॉर्डिंग को। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई मुझे, आज तो मेरे बहू का उपास वापस। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था कि उपास है तो मैंने हाउस। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने हाँ। कल से कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, वहाँ, चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। 27 मई 2025 ये वो दिन था जब परिवार पुलिस को इस बात की सूचना देता है कि उनके बच्चे, बहू और बेटा दोनों लापता हैं। वो मेघालय घूमने गए थे लेकिन अब उनसे किसी भी प्रकार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। 27 मई को परिवार मध्य प्रदेश पुलिस को इस बात की सूचना देता है कि उनके बेटा और बहू दोनों लापता हैं, उनसे किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं हो पा रहा। वो मेघालय घूमने गए थे लेकिन अब उनसे कोई संपर्क नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और वो सीधा मेघालय पुलिस से संपर्क कर इस जांच में जुट जाती है। 27 मई को ही पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों के बैग मिलते हैं, जिनकी पुष्टि परिवार देखते ही कर लेता है और फिर लगातार पुलिस और ज़्यादा एक्टिव होकर दोनों को ढूंढने में लग जाती है। लेकिन क्योंकि मेघालय एक ऐसी जगह है जहां पर बारिश कभी भी हो सकती है और कितनी भी हो सकती है, तो मूसलाधार बारिश ने 29 मई को पुलिस के सर्च ऑपरेशन को रोक दिया और उसके बाद फिर दोबारा जब बारिश ख़त्म होती है तो पुलिस अपने सर्च ऑपरेशन में दोबारा जुट जाती है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 जून को पुलिस को राजा की लाश एक गहरी खाई में मिलती है और काफ़ी लंबे समय से पड़ी थी, तो ख़राब हो चुकी थी पूरी तरीके से। जो लाश है उसको पहचाना नहीं जा सकता था, लेकिन राजा के हाथ पर एक टैटू बना था जिसे देखते ही परिवार ने पहचान लिया कि ये उन्हीं का बेटा है और परिवार अब पूरी तरीके से सदमे में जा चुका था। लेकिन अभी भी एक गुत्थी जो यहाँ अनसुलझी पड़ी थी, वो गुत्थी थी सोनम। सोनम अभी भी गायब थी और परिवार, पुलिस सभी मिलकर उसे ढूंढने में लगे थे। सबने सर्च ऑपरेशन चलाए, सारी चीजें करी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लगा। अब पुलिस एक गाइड से मिलती है जिसने राजा को और सोनम को वहां देखा था और आखिरी वो शख्स था जिसने इन दोनों को
जिंदा वहां देखा था। उसने बताया कि उसने उन दोनों के साथ साथ 3 और युवकों को देखा था जो लगातार उनसे हिंदी में बात कर रहे थे और इस बात से स्पष्ट था कि वो लोग मेघालय के तो नहीं थे। तो आखिर कौन थे वो लोग, कहां से आए थे? पुलिस इस चीज की जांच में जुट जाती है और फिर पुलिस उन तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर सामने आता है इस पूरी कहानी का एक काला सच। सोनम की ही एक फैक्ट्री में अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने वाला लड़का राज कुशवाहा, जिसके साथ सोनम का नाजायज संबंध थे और वो उसके साथ मिलकर रहना चाहती थी। और ये सारी कहानी जो है सोनम की मिली भगत थी। जब राजा रघुवंशी की लाश मिलती है तो अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये सामने आता है कि उसके सर पर पेड़ काटने वाली किसी धारदार चीज से अलग अलग तरीके से वार किए गए थे। आगे और पीछे की ओर उसके सर पर वार किए गए थे, जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। अब पुलिस फिर से और तेजी से, क्योंकि ये कहानी अब एक ऐसा मोड़ ले चुकी थी जिसमें चारों ओर से राजा रघुवंशी की ही नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी जाल में फंस चुकी थी। राजा रघुवंशी की ही नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी पर अब पुलिस को पूरी तरीके से संदेह हो चुका था। पुलिस लगातार उसको ढूंढने में लगी थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। उन तीनों ने बताया है कि उन्हें सोनम रघुवंशी ने राजा को मारने की सुपारी दी थी। अब पुलिस पूरी तरीके से इस चीज पर यकीन कर चुकी थी, इस बात पर यकीन कर चुकी थी कि सोनम ही राजा रघुवंशी की मौत का कारण है। सोनम ही है जिसने राजा रघुवंशी को मारा है। जब राज कुशवाहा पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो सोनम को इस बात का पता टेलीविजन के द्वारा चल चुका था। और जब सोनम को इस बात का पता चलता है कि अब राज भी पकड़ा गया है तो वो कहीं ना कहीं अब उसके राज खोल चुका होगा। तो सोनम अब अपने परिवार से फोन पर संपर्क करती है और उन्हें बताती है कि वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर बैठी है और परिवार पुलिस को इस चीज की सूचना देता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो सोनम उन्हें वहीं मिलती है, जिसके बाद सोनम अपने पूरे गुनाह को कबूल कर लेती है। पुलिस को अब सोनम की तलाश जो थी वो खत्म हो चुकी थी। पुलिस को अब ये पता था कि उस मर्डर के पीछे सारा मास्टरमाइंड सोनम का था। लेकिन यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या परिवार को इस तरीके से शादी करनी चाहिए? राजा रघुवंशी जिसकी मौत हो चुकी है, जो आज हमारे बीच नहीं है, आखिर उसकी क्या गलती थी? अगर सोनम को उसके साथ नहीं रहना था तो वो उसे तलाक दे सकती थी, उससे हर तरीके से संबंध तोड़ सकती थी। लेकिन क्या किसी की जान लेना किसी के लिए इतना आसान हो सकता है? अब कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि सोनम को क्या सजा मिलनी चाहिए। लगातार राजा का परिवार सोनम के लिए फांसी से भी कड़ी सजा की मांग कर रहा है। राज्य की मां उमा रघुवंशी ये मांग कर रही है कि सोनम को भी उस तरीके से मारा जाए जिस तरीके से उसने उनके बेटे को मारा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और अगर आपने स्टोरी यहाँ तक सुनी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को, इस कहानी को, इस सच्ची घटना को हर किसी तक पहुंचाइए, ताकि लोग जिस तरीके से आज सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों में एक दूसरे का परिचय देखकर या परिचय सम्मेलनों से रिश्ते जोड़ने लगे हैं, वो चीजें खत्म हो पाए। लोग फिर से पूरी जांच पड़ताल करने के बाद अपने बेटा बेटी का रिश्ता तय करें। तो चलिए मैं आपको फिर मिलता हूं एक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।